हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर अशोक सर क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों का रिवीजन हो रहा है और इसका एक पार्ट हमने कल इस चैनल पर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये उसी क्रम का दूसरा वीडियो है। आइए सीधे चलते हैं तथ्यों पर। पहला है, संविधान के अनुच्छेद 39 में भी निर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है। क्या उल्लेखित है? समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप में सामूहिक हित सध सके, सबका हित हो सके। अर्थात सीधे सीधे बताया गया है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण में सामूहिक हित होना आवश्यक है और सबसे अच्छा हित हो, सबकी भलाई हो, सबसे सुंदर धन का बंटवारा हो सके। इन सब बातों को यहाँ पर समाहित किया गया और यूपीएसआई में ये पूछ लिया गया है। फिर देखिए यूपीएसआई में और कौन सी बात पूछी गई। संविधान के अनुच्छेद 39 में यह उपबंध है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। यानी कि चीज़ें वही पूछी जा रही, बस भाषा थोड़ा सा घुमा करके पूछ ले रहा है। अगला है यूपीएसआई। ये जो अगला है यूपीएसआई में भी पूछा गया, अब की बार यूपी पीसीएस में भी पूछा गया, पिछले बार आपका रेलवे में भी कई बार आया हुआ है। ये हर जगह आता रहता है, तो इसको ध्यान से पढ़े, हो सकता है अब की बार फिर एसआई में आ जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। यूपीएसआई में अगला सवाल पूछा गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अनुच्छेद 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना तथा अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी राज्य के दायित्व हैं। अगर आप नीति निर्देशक तत्व का वीडियो हमारा देखे होंगे तो वहाँ पर हमने क्रम से इसका चर्चा किया हुआ है। और एक जो अभी हाल ही में यूपी पीसीएस में पूछा था वो 43 ख पूछा हुआ था, तो ये जो सहकारी सोसाइटी से संबंधित है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। और भारत में गोवा एक ऐसा राज्य है जिसने इस कदम में क्या अपना लिया है, अपने आप को संपूर्ण बना लिया है, यानी कि इस अनुच्छेद 44 को वो लागू किया हुआ एक समान नागरिक संहिता, जिसे यूसीसी भी कहते हैं वहाँ, यानी यूनिफाइड सिविल कोड। तो भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 86वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 21 का के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 45 के तहत बाल्यावस्था की शुरुआती देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 46 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 47 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 यूपीएसआई में ये पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानव अधिकारों की सूची में भारत के संविधान में वर्णित समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 तथा कृषि और पशुपालन का संरक्षण सुधार और सुरक्षा अनुच्छेद 48 का उल्लेख नहीं है। तो कृषि और पशुपालन का संरक्षण सुधार और सुरक्षा सूची में, आइए देखिए क्या कह रहा है ये, एक बार फिर से सुने। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानवाधिकारों की सूची में भारत के संविधान में एक अनुच्छेद 44 है और एक अनुच्छेद 48 का है। इसमें जो कंटेंट लिखा गया है वो संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों में नहीं है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है।
और ये यूपीएसआई में पूछा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है। आप इसको परिवर्तित नहीं करा सकते। केटी शाह ने कहा था राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। और ये अगला देखिए, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने वर्ष 1976 में पारित किया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। यूपीएसआई में पूछा गया है। इसके बाद ये सब जो दिए हुए तथ्य हैं, इन सब का हमने नीति निर्देशक तत्व में वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। और देखें 49 और 50 ये पूछा जा चुका है यूपीएसआई परीक्षा में। 49 में राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। फिर यही बात यूपीएसआई में पूछी गई है। देखिए, भारतीय संविधान में भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क जोड़ करके नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन, अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 शामिल किया गया था, जो कि किस समिति ने किया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, है ना। और ये कहाँ से लिया गया है बताइए? सोवियत संघ, रूस से जी। तो इसके द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मूलतः 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। याद रखें, यहाँ जो दिया जा रहा है ना कि मूलतः शब्द पर जरूर आप ध्यान दिया करें, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा और वो पूछ लेगा कि भारतीय नागरिकों के लिए मूलतः संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे। आप 11-11 रट कर जाइएगा, 11 ऑप्शन में रहेगा तो आप 11 मार दीजिएगा। तो मूलतः को ध्यान दिया करें, क्योंकि वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद ये जो मूल कर्तव्य है वो 11वें नंबर का जोड़ा गया। अगला देखें, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना किसका खंड है? ये मौलिक कर्तव्य का भाग है। यह अनुच्छेद 51 क च के तहत शामिल किया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 छ में है। संविधान के अनुच्छेद 51 क छ के तहत ही वन्य जीवन का संरक्षण भी शामिल किया गया है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्शों का सम्मान करना अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल है। इन सब को पढ़ने से बढ़िया आइए एक बार पुनः देख लेते हैं कि मूल कर्तव्य क्या होते हैं। देखें, मूल कर्तव्य में मूल कर्तव्य संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, जो संविधान की संस्थाएं हैं, संस्था क्या होंगी संविधान की? संसद संस्था है, न्यायपालिका संस्था है, उसके जो कार्यालय हैं वो सब संस्थाएं ही तो है। तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरी बात है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। उच्च आदर्श क्या है? अरे भाई, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा, स्वराज, सुशासन, ये सब हमारे उच्च आदर्श हैं। तो सत्य, अहिंसा बहुत बड़ा आदर्श है, बहुत उच्च है, जिसको प्राप्त करें, उसको अपने हृदय में संजोए रखें। दूसरा नंबर, तीसरा कहता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, इसकी रक्षा करें और उसको नष्ट होने न दें, यानी कि उसको अछूड़े रखें, उसको हम बचाए रखें। अगली बात बताया गया कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर हम राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। यानी कि इस प्रकार की समरसता हो, इस प्रकार की भ्रातृत्व भावना हो सबके अंदर, जो धर्म से बटा न हो, जो भाषा के आधार पर बटा न हो, जो प्रदेश के आधार पर बटा न हो और जो वर्ग के आधार पर बटा न हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हम हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं,
उसकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये 7वां नंबर कहता है। 8वां ये ज वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और 9वां अर्थात झ सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इयां व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में क्या आता है? व्यक्तिगत में भाई आप अपने घर कोई कार्यक्रम करते हैं, भंडारा करते हैं, रामायण करवाते हैं, जलसा निकलवाते हैं और भी कुछ कार्य जो ऐसा आप करते हो जिसकी वजह से एक ऐसी गतिविधि का निर्माण होता है जिसमें भिन्न भिन्न मानवीय तत्वों का भी निर्माण होता है। तो और सामूहिक क्या हो सकता है? सभी लोग मिल करके कोई कार्य करें। उदाहरण के लिए आप भंडारा करते हो, उदाहरण के लिए आप कोई गोष्ठी का आयोजन करते हो, उदाहरण के लिए आप कोई सामाजिक जो कुरीति है, प्रथा है, उसके प्रति सबको जागरूक करते हो। तो ये सब व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि है। इस सब में हर क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास होता है। राष्ट्र से में निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूता है। और जो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति जैसी भी स्थिति हो, चाहे माता पिता हो या गार्जियन हो, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये संविधान में मौलिक कर्तव्य है और इसको आपको जानते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे ये सवाल बना के पूछ लेते हैं। आइए देखें। संसदीय व्यवस्था अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। और जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? याद रखें, यह राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53(2) के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल के सदस्यों की व्यवस्था करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य रहेंगे। ध्यान दें, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य रहेंगे। निर्वाचित सदस्य होंगे दोनों सदनों के, विधानसभाओं के रहेंगे। और ये 70वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है, दिल्ली और पुदुचेरी इस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इससे ये इनका मंडल बनता है जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है। अगला देखें, अनुच्छेद 54 की बात की गई है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अनुच्छेद 56(1) कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख में कहा गया है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58 के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इस बात को स्पष्ट कर लें कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो वह क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। इस बात को बताया गया अनुच्छेद 58 में अर्हता की बात की गई है, योग्यता की बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से खाली कर दिया है। एक बात याद रखें, अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है जो किसी न्यायालय में, अधिकरण में नहीं चलाई जाती है बल्कि संसद में चलाई जाती है।
तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो इसी क्रम में रहेगा और आप अपना रिवीजन बढ़िया से करते रहिए, अपनी तैयारी ढंग से करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। विश्वास करिए, संविधान से आए हुए अधिकांश प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। और सबसे बेटर किताब है इस समय रिवीजन के लिए सबसे अच्छी किताब है लुसेंट को पढ़िए। लेकिन जो अनुच्छेद लुसेंट में भी कवर नहीं किए गए हैं, जैसे 43 ख को नहीं कवर किया गया है, तो ऐसे अनुच्छेद को आप हमारे वीडियो से भी देख सकते हैं, यहाँ वीडियो से भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें संविधान का जो बेयर एक्ट है उसको सीधे सीधे रख दिया है। तो इसलिए आपसे वहाँ से क्वेश्चन अगर अनुच्छेद को टारगेट करके एग्जामिनर बनाएगा तो छूटने के चांस बहुत कम रहेंगे। तो इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें।